कुछ लोग 14 को बनाए होंगे, कुछ लोग 15 को बनाए होंगे, है ना। खाने वाले को क्या है, अपना दोनों दिन खाए बढ़िया से, है ना। 14 को भी, 15 को भी। चलिए, तो पीछे जो पढ़े हैं वो सब उम्मीद करते हैं यादें होगा, दही चूड़ा में भुलाया नहीं होगा, हैं। याद होगा ना जी। चलिए, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, बताइए। हैं, रिवाइज नहीं करे हैं, कब हुआ था जी। बिल्कुल गुड, 28 जनवरी 1950। आप बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट जब बना था उसमें सुप्रीम कोर्ट में कितने जज थे। ठीक है, आप बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। कौन, पन्ना लाल, ये कौन, हीरा पन्ना ज्वेलर्स। हीरा लाल जेकानिया, पन्ना कर था उसमें, का हीरा कहाँ गया। जब हीरा पन्ना बोले तब वो नहीं कनेक्ट कर पाए। हीरा लाल जेकानिया। अच्छा, आप बताइएगा। हम्म, चलिए, ऑनलाइन में भी जवाब आ रहा है, ठीक है, आप लोग देते रहिएगा जवाब, ऑनलाइन को मैं देख रहा हूँ। चलिए, तो सर्वोच्च न्यायालय का स्थान दिल्ली में ही रहेगा, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है। आर्टिकल 130। नोट्स आप बंद करला पड़ता है ना, नहीं खुला हुआ है ना, क्या खुला हुआ है, ये क्या है, सुप्रीम में कूटना होगा। ठीक, मतलब ठीक है, दूसरा पेज है चाहे पहला पेज है चाहे वह पेज है ना। जब सवाल जवाब होने लगे क्लास में तब नोट्स बंद रहना चाहिए, क्योंकि नोट्स का तब कोई महत्व नहीं है। नोट्स का खुलने में महत्व है घर में, और फिर यहाँ लिखने में। यहाँ भी अगर देखी के बोलना शुरू कर दिया, खोल के पढ़ना शुरू कर दिया यहाँ पर, मतलब सीधे बात है कि घर में पढ़ाई नहीं हुई है ना, घर में नहीं खुला इसलिए यहाँ खोलना पड़ रहा है। जिसका घर में खुला रहेगा उसका आराम से बंद रहेगा, कंफर्टेबली बंद करके रखेगा, पूछिए कहाँ से क्या पूछना चाहते हैं, है ना। तो ओरा स्पेशली कहे पर तो बंद कर ला है हीरो, ओए मफलर मास्टर, स्पेशली कहे पर तो बंद कर ला है। नहीं सुन पाए, कहाँ रहते हैं कि नहीं सुन पाए, कम सुनते हैं, तो मशीन लगवाओ कान में। सर्टिफिकेट बनवाए हो डिसेबल वाला, कहाँ नहीं बनवाए हो, तो कम सुनते हो तो दिव्यांगता में ना आएगा। सर्टिफिकेट रहेगा तो मार्क्स हो जाएगा, नौकरी तुरंत है। कहाँ नहीं बनवाए हो, परसेंटेज में फायदा होगा उसमें, सबसे लो कट ऑफ जाता है उसमें, मालूम है कि नहीं। हाँ, चलिए, आप बताइएगा। आप ही को बोल रहे हैं। हाँ, आप बताइएगा, अभिलेख का न्यायालय का क्या मतलब होता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अभिलेख न्यायालय का क्या मतलब है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का क्या मतलब है। इंग्लिश में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं, हिंदी में अभिलेख न्यायालय बोलते हैं। हाँ जी, पीछे, अभिलेख न्यायालय का क्या मतलब है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हाँ, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में हिंदी में बोल रहा हूँ।
इंग्लिश है ना है। अब बिल्कुल गुड। सुप्रीम कोर्ट के तो नाम से स्पष्ट है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हिंदी में थोड़ा मुश्किल है, इंग्लिश में तो आसान है समझना। हिंदी में अभिलेख न्यायालय तो क्या है पता नहीं, लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि कोर्ट में जो कुछ भी हो रहा है उसको एक रिकॉर्ड के तौर पे हमको रखना है, ताकि पता रहे कि कोर्ट में क्या क्या गतिविधियां हुई हैं और क्या क्या चीज़ें कोर्ट में हुआ है। तो उसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाता है उसमें, है ना। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है अभिलेख का न्यायालय। ठीक है। पीछे बताइएगा कि सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या होता है, इसका क्या मतलब है? ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब है चेक एंड बैलेंस करना। ठीक है, हाँ जी आप। हम्म ये आइडिया है। क्षेत्राधिकार नहीं याद है। क्या क्या स्थान और जगह मूल क्षेत्राधिकार है? आपके पास भी मूल अधिकार है ना, तो उसकी क्या विशेषता है? आपके पास जो मूल अधिकार है उसका क्या विशेषता है? हम्म बिल्कुल, ये मैटर है। आपका मूल अधिकार कोई आपसे छीन नहीं सकता ना। तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार है, उससे कोई नहीं छीन सकता, वो वही करेगा सिर्फ। क्या ये तो लॉजिक है, समझना है। वो काम ही नहीं लेना चाहते हैं दिमाग से थोड़ा सा भी। सोचिएगा तो कुछ तो निकलेगा ना। उस वर्ड पर सोचिएगा, मूल क्षेत्राधिकार। हमारे पास भी मूल अधिकार है। विशेषता क्या, हमारा मूल अधिकार कोई नहीं छीन सकता है। तो जब हमारा मूल अधिकार कोई नहीं छीन सकता, तो सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार कोई छीन सकता है? नहीं छीन सकता है। तो वैसा अधिकार जो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के पास है, और उस मैटर में सर्वोच्च न्यायालय ही निर्णय ले सकता है, दूसरा कोई न्यायालय उस मैटर में निर्णय नहीं ले सकता है, ऐसे मामले को सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार कहा जाता है। क्लियर हो गया? क्या नहीं, रिव्यू उसमें कैसे आ जाएगा, रिव्यू अलग है ना। तो इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, है ना। अभी तो ये खाली पिछले क्लास वाला है ना, उससे पीछे चले चले ना। चलिए ठीक है, आप ही से चलते हैं। बताइए, संसदीय विशेषाधिकार का चर्चा किस अनुच्छेद में है? संसदीय विशेषाधिकार का चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये चले हैं, भाषा पूछ सकते का है। बीपीएससी को लिख के भेजोगे नोट तुम कि हमरा ये चीज याद हलो, तू यह से हमरा सवाल पूछिए, ये नहीं पूछे। हाँ, ये होगा तुम्हारा हिसाब से नहीं पूछेंगे हम। कोई बात हुआ? हैं, अब एग्जाम हो रहा है, आयोग को लेटर भेज दिया कि भाई काम करिए सर,
संसद से हमसे पूछिएगा जरूर, लेकिन हमसे यह बात पूछिएगा। ये तो वही बात हुआ ना कि एस्पिरेंट खुद क्वेश्चन पेपर तैयार करने को कह रहा है कि क्वेश्चन पर हम तैयार करेंगे। है? संसदीय विशेषाधिकार कौन बताएगा किस अनुच्छेद में है? पार्लियामेंट्री प्रिविलेज किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 105। गुड। अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकार का चर्चा किया गया है। धन विधेयक से संबंधित प्रावधानों का चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया? आप ही बताइए। धन विधेयक से संबंधित प्रावधानों का चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? कितना? गुड, एकदम सही। 109। 110 में परिभाषा है, 109 में प्रावधान है। चलिए अब बताइएगा। नहीं, आपके पीछे। वित्त विधेयक का चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है? नहीं। अच्छा लग रहा है ना नहीं बोलने में? नहीं लग रहा होगा, अच्छा लगना चाहिए, है कि नहीं? क्यों आते हैं यहाँ पे? पढ़ने के लिए ना। कौन सा क्लास आपका मिस नहीं हुआ हमको बताइए। मतलब सब मिस होता है अभी तक में? कोई तो होगा ना आपका, तो कोई तो होगा जिसमें आपको लगा कि यार ये टॉपिक मेरा बहुत अच्छा है अभी तक में। बताइए। हाँ, अभी नहीं है। क्या करती हैं? पढ़ने के अलावा और भी कोई काम, जॉब वॉब है? एग्जाम चल रहा था। पीछे। आप बताइएगा। विनियोग विधेयक का चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है? एप्रोप्रिएशन बिल। बंद करिए, बाद में खोल लीजिएगा। आर्टिकल 114। गुड। अनुच्छेद 114 में है एप्रोप्रिएशन बिल। वित्त विधेयक मोहम्मद शहबाज आलम 117 बता रहे हैं, सही बता रहे हैं ऑनलाइन में। चलिए अब बताइएगा पीछे। संसद के संयुक्त सत्र का चर्चा किस अनुच्छेद में है? कंबाइंड सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। आप ना 91। आप भी कोई काम हम करते हैं? आपका भी एग्जाम चल रहा था, टाइफाइड हो गया था। टाइफाइड में तो आराम से आदमी पढ़ सकता है जी, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि टाइफाइड में और जॉन्डिस में डॉक्टर कह देता है कंप्लीट बेड रेस्ट। तो बेड रेस्ट में वैसे भी कोई काम नहीं रहता है, आदमी कॉपी किताब उठा करके आराम से पढ़ सकता है, देख सकता है। तो 108 में है कंबाइंड सेशन का चर्चा। अब बताइएगा। विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से?
नाम भूल रहे हैं, सब भूल रहे हैं आप, नाम खाली भूल रहे हैं। पगला 3 को बोल रहे हो, 3 को लिखवाए हैं कहीं पर? हैं? 3 को लिखवाए हैं कहीं? हैं? तभी क्या कर रहे हैं अभी? और भी कोई काम करते हैं पढ़ाई के अलावे? जॉब वॉब कहीं करते हैं? एक ही काम है पढ़ना, दूसरा कोई विशेष काम तो माता पिता ने दिया नहीं है अभी। हैं? एक हफ्ता सब सुना देंगे, एक हफ्ते बाद मैटर और बढ़ जाएगा। ये एक हफ्ता जो है ना बाबू, ये नहीं आता है कभी जीवन में, और किसी का नहीं आता है, और तुम्हारा भी नहीं आएगा। कहता ना कि आज, अरे आज नहीं हुआ, कल तो पक्का कर लेंगे। मालूम चला कल कल करते करते सालों निकल जाता है लोगों का, और वो कल कभी नहीं आता जब सब कंप्लीट हो जाए। कितना होता है जी विधेयक? कौन कौन सा? चलिए, दूगो तो बता दिए, दूगो आप बता दीजिए। और संविधान संशोधन विधेयक। आप बताइएगा। हैं? क्यों? अब तो इससे पहले एक और एग्जाम भी दिए थे, तो उसके लिए तो कम से कम पढ़े होंगे, तो याद तो रहना चाहिए। देखिए, नहीं अब ये मैं आपकी मर्जी से थोड़ी ना पूछूंगा, तो मेरा अपना मूड का है। आज मेरा मूड बन गया, पूछ लेते हैं, पूछ लिया। आपको तैयार रहना होगा हमेशा। सेना रोज हथियार साफ करती है ड्यूटी पे जाने से पहले, जबकि नहीं है कि आज गोली चलेगा, लेकिन सेना को पता नहीं कब उधर से फायरिंग हो जाए तो कब इधर से जवाबी कार्रवाई करना पड़ेगा, ये सेना को नहीं मालूम। इसलिए सेना को रोज, आर्मी को क्यों इतना पैसा दिया जाता है? आर्मी क्यों लाया? युद्ध हो रहा है क्या? अभी तक तो गिना गिना चुना युद्ध ही हुआ भारत का। 1961-62 में चाइना से लड़े, 65 में पाकिस्तान से, 71 में पाकिस्तान से, 1999 में पाकिस्तान से। उसके बाद तो युद्ध हुआ ही नहीं। तो आर्मी बर्खास्त कर देना चाहिए कि क्या जरूरत है भाई आर्मी का, अब तो युद्ध ही नहीं हो रहा है। जिस दिन युद्ध होगा तैयार कर लेंगे। या पाकिस्तान को कह देते हैं कि सुनो, तुमको जिस दिन आक्रमण करना होगा ना, हमको बता देना 3 दिन पहले। 3 दिन पहले हमको बता देना कि हम तुम आक्रमण करने वाले हो, और तब हम उसको, हमारी सरकार, हमारा सिस्टम जो है वो रेडी रहेगा तुमको जवाब देने के लिए। ऐसा सिस्टम युद्ध जीतेगा कि हारेगा? ये सिस्टम हारेगा ना जी युद्ध। कोई कह रहा है सर रोज करिए, कोई कह रहा है कि सर बता दीजिए 3 दिन पहले, 5 दिन पहले। तब पढ़ रहे हैं कि कोची कर रहे हैं? करते क्या हैं जी आप लोग? कोची करते हो जी तुम? हाँ, तोहरा से पूछ लो है, पढ़ते हैं? काहे नहीं देते हैं आर्टिकल पर ध्यान? कोई बोला है कि आर्टिकल नहीं पढ़ना नहीं पूछा जाता है? हैं? कोई ऐसा बोला है? कोई बोला है ऐसा? हैं? कौन बकलोल बोल दिया? तो कौन बकलोल का बात सुनता है तुम? हैं? परिभाषा याद कर लो। हैं? कौन बड़े आदमी, कौन बड़े आदमी बोल देगा कि आर्टिकल मत पढ़ो? हैं? आर्टिकल हर जगह इंपॉर्टेंट है। कौन बड़ा आदमी तुमको बोल दिया जी? झूठो बदनाम करता है सब तुम लोग आदमी सबको भी। कौन जो होगा योग्य कभी बोलेगा ही नहीं कि आर्टिकल मत याद करो। कौन तर्क के बाद साथ बोला था? तो उससे पूछना तो, कि अगर पूछ देगा संविधान, अभी से पूछा था संविधान संशोधन के बारे में पूछा था ना, तो जब संविधान संशोधन के बारे में लिखेंगे तो आर्टिकल 368 के बारे में चर्चा नहीं करेंगे? अभी मेंस में पूछा था ना, तो करेंगे कि नहीं करेंगे? पूछना तो उस बेवकूफ से जो बोला था उससे। आर्टिकल बेस है संविधान का,
है और आर्टिकल नहीं याद है। मालूम चला कि सब घर बन गया, प्लास्टर नहीं हुआ ऊपर से, तो कैसा लगेगा घर है? कहां तक? राष्ट्रपति तक। पर खाली परिभाषा याद कर लेना, कहना कि अपन ज्ञान अपने पास रखो। राष्ट्रपति तक। राष्ट्रपति संसद कहां गया? संघवाद से संबंधित क्वेश्चन पूछ देगा मेंस में, तो कहां से आर्टिकल डालेंगे? संसद से संबंधित सवाल पूछेगा तो कहां से आर्टिकल डालेंगे? पार्कवा में। यही तो तुम लोग का दिक्कत है ना जी, यही दिक्कत है। आम बच्चा का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? रोड चलता हुआ हर आदमी मेंटर बन जाता है उसके लिए। ऑफिसर है तो क्या फर्क पड़ता है? ऑफिसर है, कुछ है, कौन विकास पदाधिकारी है तो नगर निगम विकास पदाधिकारी तो अपना करे अपना पदाधिकारी का काम उधर, इधर क्यों कर रहा है? सही बात बताना चाहिए ना। आर्टिकल का काम नहीं पड़ेगा, चीट करके पास हुआ होगा, फिर सेटिंग से पास किया होगा, उसको खुद ही आर्टिकल नहीं याद होगा इसलिए बोल दिया कि आर्टिकल नहीं ये करना है। खुद ही आर्टिकल नहीं याद किया होगा, सेटिंग वोटिंग से पास किया होगा कि नहीं हो? है आर्टिकल बताइए। संविधान का जान है अनुच्छेद, है का तो अनुच्छेद याद नहीं करना है। ठीक है 395 अनुच्छेद आपको नहीं याद करना है, लेकिन जो पॉपुलर अनुच्छेद है, जो जो जिसका आपको काम पड़ेगा। अब राष्ट्रपति का अध्यादेश पूछ दिया, टिप्पणी करे, आपको आर्टिकल नहीं मालूम है तो कैसे करिएगा? अब परिभाषा अगर याद कर लेंगे तो लंबा याद करना मुश्किल क्या है? परिभाषा की आर्टिकल? परिभाषा ना, लंबा तो परिभाषा होगा, आर्टिकल तो 2 वर्ड 3 वर्ड का होगा। 100 से नीचे रहेगा तो 1 ही वर्ड का रहेगा, 2 वर्ड का रहेगा, 100 से ऊपर जाएगा तो 3 वर्ड का हो जाएगा। बाकी परिभाषा तो लंबा लंबा होगा। तो जो परिभाषा याद करेगा वो आर्टिकल का नहीं याद करेगा। दोनों इंपॉर्टेंट है, और आर्टिकल एकदम याद होना चाहिए, क्योंकि आप जब भी बात कोई लिखेंगे या कहीं पर इंटरव्यू में आप बोलेंगे तो आप हवा में नहीं बोलेंगे। आर्टिकल होने से आदमी वैधानिक लगता है कि वो सही बात बोल रहा है। आप जब बोलेंगे कहेंगे कि सर देख लीजिएगा संविधान के आर्टिकल इतना में ये बात लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? वो प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। जब मैथ में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो प्रूव करते हैं ना, LHS बराबर RHS, तो प्रूव करते हैं आंसर को। तो संविधान के आर्टिकल्स आपकी बातों को सटीकता प्रदान करता है, श्योरिटी प्रदान करता है। जैसे आप किसी को कोई बात बोल रहे हैं, बोलते बोलते आप कह दे कि जाके खोल देना इस बुक कितना नंबर पेज नंबर में जाके खोज लेना, मिल जाएगा। क्या होगा? उससे लगता है यार बहुत इंपैक्टफुल बात बोला। जैसे आप हवा में बात कर दिया ऐसे होता है, अब ऐसे होता है आदमी कहाँ खोजेगा? लेकिन आर्टिकल आपकी बातों को ओरिजिनलिटी देता है, मौलिकता देता है। वो याद होना ही चाहिए, क्योंकि वो आपको प्रिलिमिनरी में भी काम देगा, मेन में भी काम देगा और इंटरव्यू में भी काम देगा। और प्रिलिमिनरी में 2-3 क्वेश्चन तो आर्टिकल के रहते ही हैं। कौन अंधा आदमी कह देगा कि नहीं रहता है? 200 बार पूछा है कि वित्त आयोग का चर्चा किस अनुच्छेद में है? 200 बार बीपीएससी का प्रीवियस उठा के देखिए, अब पूछा हुआ है कि नहीं पूछा हुआ है? कितना बार पूछा हुआ है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के संबंध में चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? ये बीपीएससी पूछी हुई है, अनुच्छेद पूछा गया है। इवन इंटरव्यू, बीपीएससी इंटरव्यू के अंदर में बोर्ड पूछ लेता है कि फंडामेंटल राइट के आर्टिकल्स बताइए। तो आर्टिकल्स और कंटेंट है ना, ये सब आपको बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज से बचिएगा जो कि सामान्य तौर पे होता है कि हम रोड चलते किसी भी व्यक्ति को अपना मेंटर्स बना लेते हैं। हद तो तब हो जाता है जब हम किताब दुकान वाले को भी अपना मेंटर्स बना लेते हैं। दुकान वाले से पूछे, अच्छा भैया आजकल कौन से ज्यादा लड़ता है? वो कहता है कि ई वाला से ज्यादा लड़ रहा है, ई वाला पब्लिकेशन वाला जो है ना इससे ज्यादा लड़ता है। मालूम चला कि वही वाला ले लिए। सोचिए, वो किताब वाला को अगर पता है कि कहां से क्या लड़ता है तो दुकान पर किताबें बेचता है? वो खुले जाके साल भर तैयारी करके अधिकारी नहीं बन के आता जी। काला किताब बेचता हूं। 2-4 साल से 10 साल से कोई तैयारी कर रहा है, पीटी नहीं हो रहा है ना, दाढ़ी उड़ी पक रहा है, वो भी बन जाता है भैया काका पढ़े। तो पहले तो 5 साल से बेचारा खुदे पीटी नहीं निकाला है, अब वो आपको देखते ही पहले ही कहेगा कि हमारे तो अभी तक हईलो नहीं, इतना पढ़ के तो हम खुदे बैठल है, हमारे पीटी नहीं हुआ, तुम्हारे कौची होगा भाई?
तो 10 वो किताब जो पढ़ा है ना, वो 10 वो किताब का नाम आपको भी बता देगा। वह 10 को पढ़ के उसका नहीं हो रहा है, और वह 10 का लिस्ट आपको भी लिखा दिया। मैटर क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा वहीं पर। अवसर नहीं होगा तो डिमोटिवेट कर देगा, कम से कम कह देगा ना कि भाई हमरा नहीं हो रहा है, तुम्हारा क्या होगा, हम तो इतना दिन से मेहनत कर रहे बैठे हुए यहाँ पर। लेकिन मेहनत किस डायरेक्शन में हो रहा है, कहां पर हो रहा है? और आप देखिए ना, क्या आप ईमानदारी से कह सकते हैं कि आप तैयार हैं एग्जाम के लिए? नहीं कह सकते हैं। एगो सब्जेक्ट का पिछला 2 चैप्टर का बात याद नहीं है, और आप कहिए कि हम चले हैं अधिकारी बनने के लिए। बुरा बात है, खराब लग रहा होगा बोल रहा हूं तो, लेकिन सत्य बात है ना। तो तबीयत ठीक करने वाला सारा दवा कड़वा ही होता है। मीठा दवा शुगर का पेशेंट बना देता है। मीठा दवा खाते रहिए, मालूम चला भविष्य में जाकर शुगर हो गया, डायबिटीज हो गया। अब घर में बना हुआ मिठाइयों नहीं खा पाइएगा। वही बचपन से जो नीम का पत्ता पिए हुए है, जो काढ़ा पिए हुए है, जो कड़वी चीजों का पान किए हुए है, उसको बुढ़ापा तक उसको छेना खाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो समस्या ये है कि आप अपने आप को कहां लेके जा रहे हैं भाई, कर क्या रहे हैं आप? क्लास करना थोड़ी ना इंपॉर्टेंट है केवल जी। क्लास करने से अधिकारी बनना होता तो सब लोग अधिकारी रहता। खाली क्लास करने से कोई नहीं बनता है जी, बनता है एकदम 200% सही बात आपको बता दे रहे हैं। क्लास में 2 घंटे 3 घंटे की पढ़ाई होती है, उससे कोई नहीं बन सकता है। उसके बाद 8 से 10 घंटे की पढ़ाई जो अपने घर में अपने टेबल पे कर रहा है, उसका सिलेक्शन होता है। तो आप कितना पढ़ रहे हो तो दिख ही रहा है हमको ना। हम तो कह रहे हैं आपको जो सब्जेक्ट आपको लगता है ना कि बढ़िया तैयारी, उसे बोलिए हमको कि सर ये वाला सब्जेक्ट तो हमारा बहुत अच्छा था, इसे तो नहीं पूछ के देखिए तो नहीं क्या होता है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स, साइंस टेक, बायोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कुछ भी कि सर ये वाला मेरा एकदम, इसमें तो कहीं से अगर क्वेश्चन आ गया तो हम फाड़ के रख देंगे पेपर को। औकात नहीं है कि हमको कोई ये कर दे। ऐसा फीलिंग आता है किसी विषय में, किसी चैप्टर के अंदर में? नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि आप खुद ही मेहनत नहीं कर रहे हैं। मेहनत करिएगा तो ना फीलिंग आएगा ऐसा। और टाइम निकलते जा रहा है। देखिए ना, नया साल में भी 15 दिन निकल गया जी। नया साल में भी 15 दिन खत्म हो गया, 16वां शुरू हो गया है आज से। तो टाइम कितना तेजी से निकल रहा है आपके हाथ से, और निकलते निकलते तुरंत 17वीं का टाइम आ जाएगा, और तब भी मालूम चला कि आपका यही स्थिति रहेगा। आप कहते ना कि 1 सप्ताह का हमको समय दीजिए। भाई समय तो मिला हुआ है बहुत दिन से, आपको तो तैयार रहना है ना। हमेशा बोलता हूं कि जो सब्जेक्ट आपका चल रहा है उस सब्जेक्ट का उसी समय रिवीजन होकर कंप्लीट रहना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एग्जाम के टाइम पर सब कर रहे हैं। अरे जो 2 सब्जेक्ट को नहीं संभाल पा रहा है वो अकेले 6 सब्जेक्ट को संभाल लेगा। बेवकूफ बनाते हैं, अपने आप को बेवकूफ बनाइए, बना रहे हैं तो। 2 सब्जेक्ट साथ साथ पढ़ाया जाता है। 2 सब्जेक्ट अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो एग्जाम से 2 महीना पहले आप 10 सब्जेक्ट कैसे संभाल लीजिएगा? सबका रिवीजन करना होगा आपको, ऊपर से करंट अफेयर पढ़ना होगा। कैसे कर लीजिएगा? नहीं कर पाइएगा। तब एग्जाम के टाइम पे फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं कर रहे, वैसे नहीं कर रहे। और टाइम है तो हो ही नहीं रहा है। टाइम है तो मस्ती मजाक, घूमने फिरने, मोबाइल, ये सब पर टाइम खत्म हो रहा है। यही सब में टाइम खत्म हो रहा है जी। और टाइम खत्म होने का दूसरा कारण ही नहीं है। एक तो सबसे बड़ा कारण मोबाइल है, और दूसरा है दोस्त यार। दोस्त यार भी अच्छे नहीं बन पाते हैं जो आपको डांट सके, जो आपको समझा पाए। आप घूम रहे हो और डांट दे कि भाई जाके पढ़ो बैठ के, तुम्हारा एग्जाम आने वाला है। ऐसा दोस्त बनता कहाँ है आजकल? आजकल तो वैसे दोस्त बनता है क्या, मौसम अच्छा है, मूड बना, चलो जाए घूम के आते हैं। चलो भाई घूम के आओ। तो घूमने घुमाने में लाइफ और करियर सब बर्बाद। इसलिए चीज याद नहीं होता है। और अगर कोई घूमने घुमाने वाला नहीं हो है तो मोबाइल तो है ना बर्बाद करने के लिए। वो लगता है कि अगर घूमने घुमाने वाला कोई है तो ज्यादा अच्छा है तुलनात्मक मोबाइल के, क्योंकि वो कभी कभी रहेगा ना आपके पास, तो उसी टाइम में टाइम आपका बर्बाद होगा। अब मोबाइल तो हमेशा टाइम बर्बाद करेगा।
जब मन कहीं मन ने फोन उठा लिए, वो हमेशा आपको बर्बाद कर रहा है, हमेशा आपका कुछ ना कुछ टाइम ले रहा है। इसी चक्कर में चीजें याद नहीं हो रही हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें आपके दिमाग में भर गई हैं जो बिना मतलब की चीज है। तो जब तक बिना मतलब की चीजों को आप रिमूव नहीं करेंगे, तब तक आपको नया चीज अपलोड ही नहीं होगा डिवाइस में। तो डिवाइस में नया चीज अपलोड करना है तो क्या करना पड़ेगा? पुरानी जो चीजें हैं उनको खाली करना पड़ेगा, उनको वहां से हटाना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत है कि आप लोग हटा नहीं पाते हैं। नहीं हटाइएगा तो कोई बात नहीं है ना, रिजल्ट तो एंड ऑफ द टाइम आप ही को भुगतना पड़ेगा ना। जो सपना लेके आए हैं, सपना पूरा करके नहीं जाइएगा तो दुख किसको होगा? आपको होगा, और आपके माता पिता को होगा, और जो आपके विरोधी हैं उनको मजा आएगा। वो कहेंगे कि देखो, गया था तैयारी करने के लिए, पढ़ने के लिए, गए थे डीएसपी बनने के लिए, सिपाही भी नहीं बन पाए। ये सब सुनना पड़ेगा, यही तो रियलिटी है। और इसी से डरना चाहिए। डरना आपको इसी बात से चाहिए कि इस तरह का बात ना सुनना पड़े जीवन में कभी। अब थोड़ी ना कोई आपसे मारपीट करने आएगा, आपके सेंटिमेंट को थ्रेट करेगा, आपको ऐसा बात बोलेगा कि आपके अंदर चोट पहुंचेगा, आपको दर्द होगा और आप रो भी नहीं पाइएगा। तो ऐसे सिचुएशन में अपने आप को न डालने जाए, ऐसा कुछ कृत्रिम कीजिए, आपके हाथ में अभी टाइम है। और नहीं तो फिर तो ईश्वर जाने, है ना। फिर तो नियति जो निर्धारित करके रखी हुई होगी तो होना निश्चित ही है, वो थोड़ा ना कोई बदलेगा। जो होना है वो तो निश्चित है, वो होके रहेगा। लेकिन आप मानव हैं तो आपको तो कर्म करने का क्षमता है, ईश्वर ने दिया है आपको काम करने का क्षमता, पावर, तो काम करना चाहिए। लेकिन वो नहीं हो पा रहा है ना। कर रहे कि 5 दिन बाद पूछ लीजिएगा, 2 दिन बाद पूछ लीजिएगा, 1 दिन बाद पूछ लीजिएगा। इतना दिन से क्या कर रहे थे? याद हम खुदे कराएंगे। सोमवार के हमारे पूछवे नहीं करेंगे तो भूल जाओगे, तो भूल जाओगे सोमवार को। ये टारगेट तो गलत है ना कि हम इस दिन को याद कर लेंगे। टारगेट ये दो ना यार कि अब जब भी कभी आप पूछेगा तो हम आंसर बताएंगे, ये ना टारगेट होना चाहिए कि सोमवार, इतवार और रविवार होता है। आप ये ना सोचिएगा, आप ये ना सोचिएगा कि हम तैयार हैं, अब जिस दिन मन कर उस दिन पूछ लीजिएगा। पूछ लीजिएगा, उस दिन हम पढ़ के आएंगे, मालूम चलो उस दिन तो पूछ लिए, जवाबो दे दिए, अब फिर मंगल से पुनः मुझको भवा, फिर से वही बात हो गई। फिर अब हो गया जी टेस्ट, बात खत्म हुई। अब क्या याद रखने का क्या जरूरत है? अरे तुम्हारा टेस्ट क्लास में होना थोड़ी ना है, तुम्हारा टेस्ट तो एग्जाम में होगा, जो 2 घंटे का एग्जाम होगा उसमें, उसका भी तैयारी हो जाएगा 2 दिन में। उससे डरिए ना कि वहां पर जाना है, वो वाला लड़ाई लड़ना है। 30 सितंबर को जो लड़ाई होगा और उस लड़ाई को जीतना है, तो उस लड़ाई को जीतने के लिए रोज लड़ना होगा, एवरीडे। इतना दूर से आते हो यार तुम पढ़ने के लिए, हाजीपुर से यहां आते हो ना, इसका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। अगर आप अपने खुद के स्ट्रगल को नहीं समझ रहे, बाकी लोग अपने अपने गांव से चल के पटना आके रूम रेंट दे करके, है ना, माता पिता अपना मेहनत का कमाई का हिस्सा भेज रहे होंगे कि लो रेंट दे देना, इतना का खाना खाना, इतना का नोट्स खरीदना, उस पैसा का कोई वैल्यू है कि नहीं? संस्थान में भी पैसा आप दिए ही होंगे कि फीस है, वो सब पैसा का कोई वैल्यू है कि कहीं से चोरी वोरी करके लाए हैं पिताजी? कालाबाजारी करते हैं? नहीं ना, मेहनत करते होंगे कहीं ना कहीं, उस मेहनत से पैसा कमाते होंगे, और वो मेहनत का पैसा आप ऐसे ही भेज रहे हैं। कुछ इंस्टीट्यूट को दे दिए, कुछ मकान मालिक को दे रहे हैं, और कुछ दुकान वाला को जाके दे के आ रहे हैं। बदले में आपको क्या मिल रहा है? उस पैसा से आप अपने आप को कितना % रिसोर्स बना पाए, संसाधन के रूप में तब्दील कर पाए। जितना पैसा आपको दिया गया है, उस पैसे के बदौलत अगर आपको आज कहा जाए कि उतना पैसा रिटर्न करो, तो क्या आप अपने एजुकेशन के बल पर उतना पैसा रिटर्न कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब कि आप अपने आप को रिसोर्स नहीं बना पाए, इसका मतलब कि वो पैसा बर्बाद हुआ। उसी को कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का निष्कासन। धन तो निकल गया पैकेट से, बदले में नहीं मिला आपको कुछ, और अब मिल भी रहा था तो आपने उसको रिसीव नहीं किया ठीक से, रिसीव करके कंज्यूम नहीं किया,
रिसीव करके कंज्यूम कर पाते तो सिचुएशन खराब नहीं होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि ये कर नहीं पा रहे हैं, और नहीं कर पा रहे तो अभी तो नहीं समझ में आ रहा है, अभी तो बस टाइम निकल रहा है, एक आध 2 साल बाद समझ में आएगा, जब और टाइम निकल जाएगा ना, फिर जब घर से प्रेशर पड़ने लगेगा ना कि भाई अब कमाओ, लड़कों को कि अब कमाओ, कुछ तो करो, और लड़कियों को भाई लड़का देख दिए हैं, होगा ना, होगा ही, हमारे समाज का ही रीति है। अभी तक माता पिता आपको छोड़े हुए हैं, उम्मीद है कि नौकरी कर लीजिएगा, 1-2 साल में कुछ नहीं किए, लड़का और का देख करके मैटर फिक्स कर देंगे, अब पढ़ी तो रही है। अब जो इतना स्वतंत्रता में नहीं पढ़ पाया वो शादी के बाद पढ़ेगा जी, कहीं शादी के बाद अगर ऐसा पार्टनर मिल गया जो दिमाग जिसका खराब रहता हो, वो पढ़ने देगा आपको? नहीं पढ़ने देगा। बहुत लकीस्ट लोग होते हैं वैसे जो शादी के बाद पढ़ते हैं, क्योंकि परिवार, पार्टनर उतना सहयोगी मिल पाए तब ना। अपने माता पिता तो इतना कोऑपरेट कर रहे हैं, इतना सहयोग कर रहे हैं, तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, दूसरा से उम्मीद किए कि वो हमको सपोर्ट करेगा तो हम पढ़ लेंगे। कोई कितनों कर देगा, माँ बाप कोई नहीं बनेगा। माँ बाप होते हैं, वही सपोर्ट करते हैं, एक्चुअल सपोर्ट। लड़का लोग का पिताजी उसके बाद पूछने लगेंगे कि अब कब तक, अब परिवार का बोझ तुम भी उठाओगे, खाली हम भी उठाते रहे, हमारा होटल अब बंद होने का टाइम आ गया, अब अपना होटल स्टार्ट करो। अब घर से प्रेशर होगा कमाने का, तो पढ़ाई लिखाई तो बढ़िया हुआ नहीं कि बढ़िया जॉब मिलेगा, तो अंतिम में कहीं पर कोई प्राइवेट नौकरी करना पड़ेगा, मजदूरी करना पड़ेगा, फिजिकल वर्क करना पड़ जाएगा, और खराब दुर्गति वाली स्थिति हो जाएगी। तो फ्री रह के जब पापा पैसा दे रहे हैं और 24 घंटा आपके पास पढ़ने के लिए, तब भी पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो 10 घंटा काम करके पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ पाइएगा। तो स्थिति भयावह हो उससे पहले सुधर जाना ही चालाकी है, और इंतजार करना स्थिति के भयावह होने का, स्थिति और भयावह हो जाए तब हम सुधरेंगे। तो फिर वही ईश्वर से आप किसी चमत्कार का इंतजार कर सकते हैं कि ईश्वर आएंगे, चमत्कार होगा, और चमत्कार होकर के चीजें ठीक हो जाएंगी। छुट्टी था ना जी पीछे 2 दिन, इसलिए मैंने पूछा कि तो पता चला कि छुट्टी में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। छुट्टी को तो यूटिलाइज करना चाहिए, पढ़ने में कंज्यूम करना चाहिए कि भाई 1-2 दिन कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, खाया पिया घर में रहा, तो पढ़ते हैं बैठ करके बढ़िया से। लेकिन दिक्कत क्या है, हम लोग क्या कंसेप्ट बना हुआ है कि छुट्टी है तो घूमने चलेंगे। अरे भाई हम तो वैसे भी निकम्मे हैं, कौन सा इतना काम है भाई आपके जीवन में, अब तो रोज छुट्टी है आपके लिए, 2-3 घंटे का क्लास है, उसके बाद से कौन सा आप लाल किला बनवा रहे हैं भाई, या राम मंदिर बनवाने का विजिटर्स आप ही को मिला हुआ है कि आप लगातार फोन पर बने हुए यार मंदिर का कौन सा किला जो है सो तैयार हुआ, नहीं है ना, आपके पास तो कोई काम नहीं है, वैसे भी आप छुट्टी में हैं। 3 घंटे के क्लास के बाद कौन सा काम है आपके पास, बताइए ना हमको, कोई क्लास है, कोई काम नहीं है, तो छुट्टी तो आपको वैसी भी है। छुट्टी वैसे लोगों के लिए है जो लगातार काम कर रहे हैं, लगातार कहीं धन उपार्जन का काम कर रहे हैं या पढ़ने का काम कर रहे हैं, फुर्सत नहीं है, तो अचानक से एक दिन का छुट्टी मिल गया तो सेलिब्रेट कर लिया। आप तो रोज छुट्टी मना रहे हैं, रोज 10 घंटा 5 घंटा अपना बर्बाद कर रहे हैं, तो किस बात की छुट्टी आपको चाहिए। छुट्टी वैसे लोगों के लिए है जो लगातार काम कर रहा है, काम करते करते थक गया है, फुर्सत का क्षण नहीं है उसके जीवन में, तो एक दिन ऑफिस बंद हुआ या कोई काम बंद हुआ तो फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ मिल बैठ करके बात कर लिया। आपके लिए रोज वही माहौल है, तो जब रोज वही माहौल है तो छुट्टी का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब दिक्कत है कि ये बात समझाए कौन, और आप उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि आपको वो सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप सोच सकते हैं क्या स्थिति है। खैर चलिए, होई है सो ही जो राम रचि राखा, का करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा, है ना, जो होना होगा वो तो निश्चित ही है। कितना लोग ये भी सोचता है कि यार क्या करना है, जो होना होगा तो निश्चित है, तो हम क्यों अपने माध्यम से कोई ज्यादा एफर्ट करें, इनिशिएट करें। एक आदमी ने विवेकानंद से पूछा, स्वामी विवेकानंद से, कि आप कहते हैं कि, या हमारा सनातन भी कहता है कि सब कुछ भाग्य के अनुकूल होना है, तो जब सब कुछ भाग्य के अनुकूल ही होना है तो फिर हम अपने माध्यम से कोई क्यों कुछ ये करे, एफर्ट करे।
तो विवेकानंद जी ने कहा कि क्या पता भाग्य भी आपके भरोसे बैठा हुआ हो कि आप करेंगे तो होगा। इसलिए ये सोच लेना कि भाग्य में लिखा होगा जो होगा, और कहीं भाग्य इस भरोसे में बैठा हुआ कि आप करिएगा तो होगा, और आप करना ही छोड़ दिए तो कैसे होगा। इसलिए आने वाले भविष्य से, आने वाले समय से थोड़ा अगर डर सकते हैं तो डरिए, है ना, क्योंकि बहुत भयावह परिस्थिति बनने वाली है आने वाले समय में। तो उसके लिए अगर आप अपने आप को ठीक से प्रिपेयर नहीं किए तो फिर समझिए कि दिक्कत हो जाएगा। ऐसे लुंज पुंज व्यवस्था, है ना, आप पढ़ लिए, याद नहीं रह रहा है, कह रहे हैं इस कारण से नहीं कर पाए, उस कारण से नहीं कर पाए। कारण तो रहेगा जीवन में हमेशा। आपको क्या लगता है कल के बाद आपके पास कारण नहीं रहेगा? कल भी आपके पास कारण रहेगा, कुछ ना कुछ कारण आपके पास फिर बन जाएगा कि सर ये कारण था ना, इसके वजह से मैं नहीं कर पाया ये काम। कारण आपके पास कल भी रहेगा, कारण हमेशा रहेगा, लेकिन कारण का निवारण के बारे में सोचना है कि कारण का निवारण कैसे करें, अपने आप को जिम्मेवार कैसे बनाए, और हम अपने आप जिम्मेवारी अपना कैसे ले कि सब काम छोड़ करके फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा ये है। अब बड़ी सीधी सी बात है, इसको ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपने लक्ष्य को पहली प्राथमिकता नहीं देते हैं तो लक्ष्य भी आपको पहली प्राथमिकता नहीं देगा, भी आपके बदले में किसी और को चुन लेगा। उसके पास चुनने के लिए थोड़ी लोगों की कमी है, इतने लोग फॉर्म डालते हैं जी, तो चुनने के लिए बहुत से लोग हैं उसके पास। आपको उसको बताना पड़ेगा कि आई एम द एलिजिबल, है ना। तो एलिजिबिलिटी आप कैसे बताइएगा? किसी को जब पसंद करते हैं आप तो उसको प्राप्त करने के लिए क्या नहीं करते हैं जी? कहीं से पता लगवाते हैं भाई उसका पसंदीदा कलर कौन सा है, उसका पसंदीदा चॉकलेट कौन सा है, उसका पसंदीदा रेस्टोरेंट कौन सा है, पता लगाते हैं ना, पसंदीदा रोज कौन सा है। जो सामने वाले को पसंद है वैसा ही शर्ट पहनिएगा, वैसा ही रेस्टोरेंट जाइएगा, वैसा ही खाना ऑर्डर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि सामने वाले को इंप्रेस करना है। सामने वाला जैसा है उसको उसके हिसाब से चीजें आपको उपलब्ध करानी है, क्योंकि वो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो जब आप इतना समर्पित हो जाते हैं किसी के लिए तो उसको भी समझ में आता है यार ये तो बड़ा कर रहा है मेरे लिए, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा शायद इतना, तो वो भी आपकी बात को मान लेता है, आपकी प्रेजेंस को एक्सेप्ट कर लेता है। वही तो सर्विस के साथ भी है, लेकिन दिक्कत ये कि सर्विस में वो वाला अट्रैक्शन आपको दिखता नहीं है। सर्विस भी तो कहती है ना हिस्ट्री पढ़ के आओ, पॉलिटी पढ़ के आओ, ज्योग्राफी पढ़ के आओ, इकोनॉमी पढ़ के आओ, साइंस पढ़ के आओ, करंट अफेयर्स पढ़ के आओ, सब याद करके आओ, अच्छा लिखने का कला देख के आओ, है ना। लेकिन दिक्कत ये कि ई वाला कमवा नहीं हो पाता है, क्योंकि लगता है कि नहीं ई बहुत ज्यादा चीज नहीं देगी, लेकिन सबसे ज्यादा चीज तो यही देने वाली है। एक बार ये चीज अगर मिल गया आपको तो फिर जीवन में दूसरा किसी चीज का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि इससे वो अट्रैक्शन नहीं हो पाता है जितना कि किसी व्यक्ति विशेष से हो जाता है। अगर इससे अट्रैक्शन हो गया फिर तो समझिए कि सारा जीवन का जो संकट है वो दूर हो गया, सब खत्म हो गया। लेकिन दिक्कत यह है कि इससे अट्रैक्शन हो नहीं पाता है। प्रयास करें, थोड़ा सा ठीक कीजिए, इसको ठीक कर लीजिएगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं करिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। लास्ट क्लास में क्या लिखे थे आप लोग, कुछ बता सकते हैं? तृतीय न्यायाधीश मामला, ठीक है, तो कंप्लीट कर लिए थे ना। तृतीय न्यायाधीश मामला कंप्लीट नहीं किए थे? क्या लिखे थे देखिए। थर्ड जुडिशियल केस जो हुआ था उसमें हमने आपको बताया था कि CJI +5 +4, है ना, CJI +4 बताया था। सेकेंड जुडिशियल केस में हुआ था CJI +2, है ना, CJI +2 हुआ था, ओके। और यहां हुआ CJI +4, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और +4, यानी कि यहां पर 5 जजेस, यहां पर 3 ही थे, तो यही 3 मतलब 2 में और जो है सो 3 ऐड कर दिया गया, ठीक है। या ये कहें कि यहां जो 3 थे
इसमें और 2 ऐड कर दिया। क्या? तो वर्तमान में जो कॉलेजियम सिस्टम काम करता है वो 5 जजों का सिस्टम काम करता है। 5 जज होते हैं जिसमें एक सीजीआई भी है। इनके द्वारा ही नाम रिकमेंड किया जाता है सरकार को, और ये लोग जिसका नाम सरकार को रिकमेंड कर देते हैं वही आदमी क्या हो जाता है, बन जाता है जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में। और चीफ जस्टिस कैसे बनता है? तो चीफ जस्टिस जैसे कि अब वर्तमान में डीवाई चंद्रचूड़ साहब हैं, ठीक है, 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। तो डीवाई चंद्रचूड़ जब इनका कार्यकाल कंप्लीट होगा तो ये खुद ही सरकार को बता देंगे कि मेरे बाद सीनियर कौन है, उसका नाम लिख करके भेज देंगे सरकार के पास, है ना। मतलब कि वर्तमान चीफ जस्टिस अपने आने वाले बाद के चीफ जस्टिस के बारे में इंफॉर्मेशन सरकार को दे देता है और सरकार उसी आदमी को चीफ जस्टिस बना देती है। ये जो 4 लोग यहां आप देख रहे हैं, ये 4 लोग कौन है? सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी सीजीआई के बाद जो 4 गो सीनियर मोस्ट है वही इसमें है। तो जब सीजीआई का कार्यकाल कंप्लीट होगा तो इसी 4 गो में से एक जो सबसे ज्यादा सीनियर होगा वो क्या बन जाएगा? सीजीआई बन जाएगा। यहां पर वो खाली हो जाएगा तो इधर से एगो इसमें चल जाएगा जो सीनियर होगा सो। तो ये 4 गो सीनियर मोस्ट ही होता है। तो इसमें भी नंबरिंग होता है कि नंबर 1 पर सीनियर कौन है, नंबर 2 पर सीनियर कौन है, नंबर 3 पर सीनियर कौन है और नंबर 4 पर सीनियर कौन है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीनियर तो सीजीआई बन के बैठा हुआ है। तो इस चारों में जो सबसे ज्यादा सीनियर होगा वो सीजीआई के बाद सीजीआई बन जाएगा और उसका नाम सीजीआई ही भेज देगा राष्ट्रपति के पास कि सर मेरे बाद सुप्रीम कोर्ट में ये आदमी सीनियर है, तो इसके बाद इनको चीफ जस्टिस बनना है। तो ये जो सीनियरिटी होता है, ध्यान रखेंगे, सीनियरिटी का मतलब ये नहीं होता है कि कितना ज्यादा उम्र हो गया। सीनियरिटी का मतलब होता है कि एक्सपीरियंस क्या है आपके पास, आपने कितने केसों में फैसले सुनाए हैं, कितना अच्छा काम किया है आपका, ये इस मामले में सीनियरिटी है, ठीक है। तो वो सब देखा जाता है सुप्रीम कोर्ट में और उसके तहत सीनियर लोग आते हैं और यही यहां पर ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। तो दिक्कत तो अब इनका भी जो मैंने पहले ही सेकंड जुडिशियल केस में ही आपको बताया था कि इनका निर्णय बहुमत से जाना चाहिए। मेजोरिटी से इनका डिसीजन अगर सरकार के पास जाएगा तो सरकार इनके निर्णय को मानेगी। अगर इनका डिसीजन मेजोरिटी से सरकार के पास नहीं गया तो सरकार इनका निर्णय नहीं मानेगी। पता है समझ में? तो वर्तमान में यही प्रोसेस जो है वो कोर्ट के अंदर में चल रहा है, यही कॉलेजियम का प्रोसेस चल रहा है। जज साहब लोग ही जज बनाने के संबंध में सिफारिश करते हैं। क्लियर है? तो दिक्कत अब मैटर यह है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए आपके पास। तो हेडिंग बनाएंगे, लिखेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस। न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यता। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यता। कहेंगे कि ए पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ जज, ए पर्सन टू बी अपॉइंटेड as a judge of the Supreme Court. A person to be appointed as a judge of the Supreme Court should have the following qualification. Should have the following qualification. एक व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए, एक व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। ओके, पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। He should be a citizen of India. He should be a citizen of India. भारत का
नागरिक होना चाहिए। नेक्स्ट, he should have been a judge of a high court for 5 years. He should have been a judge of a high court for 5 years. किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश होना चाहिए। किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश होना चाहिए। किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता होना चाहिए। किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता होना चाहिए। He should have been an advocate, a high court for 10 years. ठीक है, एंड नेक्स्ट, राष्ट्रपति के नजर में विधि का जानकार हो। He should be a jurist in the opinion of the president. राष्ट्रपति के नजर में विधि का जानकार हो। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता, बात समझ में आई कि पहला तो एक है कि भाई भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा है कि किसी हाई कोर्ट में 5 वर्ष के लिए जज हो, या किसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष के लिए अधिवक्ता हो, एडवोकेट हो। क्लियर है? और तीसरा है कि राष्ट्रपति के नजर में विधि का जानकार हो, यानी कि कानून का जानकार हो, जूरिस्ट टाइप का आदमी हो। ओके, तो ये उसके पास क्वालिटी और क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ओके, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। ठीक है, इसके आगे आप देखेंगे, इसके बाद क्या है तो लिखेंगे, नोट करके एक बात लिख लीजिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा का उल्लेख संविधान में नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए संविधान में कोई न्यूनतम आयु सीमा का उल्लेख नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड अ मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में जज हो, 10 वर्ष तक अधिवक्ता हो, या राष्ट्रपति के नजर में विधि का जानकार हो, तो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के योग्य हो। दिमाग आया समझना? हाँ, गवर्नमेंट का होना चाहिए। ठीक है, और लेकिन इन सबके पर एक बात है कि राष्ट्रपति की नजर में विधि का जानकार होगा। कहीं का भी आदमी है, मतलब भारत का है लेकिन, और कानून का बहुत बड़ा जानकार है, बन सकता है। राष्ट्रपति सीधे उसको अपने विशेष पावर से अपॉइंट कर सकते हैं। सरकार है ना भाई, सिस्टम है ना, पूरा चीज को सिस्टमों के हिसाब से क्या नहीं जोड़ते हैं। 52, 53, 74 ये सब क्या है? सरकार है ना, सरकार उसको एडवाइस करेगी, राष्ट्रपति अपने मन से कैसे करेगा? हाँ जी, हाँ, हाँ बिल्कुल जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? जब क्वालिफिकेशन रखा हुआ है तो जा सकता है। हाई कोर्ट में 10 वर्ष से प्रैक्टिस कर रहा है अगर वो वकील के तौर पे, तो कॉलेजियम चाहेगी तो उसका नाम दे सकती है, अगर वो योग्य आदमी है तो। ठीक है, प्रोसीड। नेक्स्ट आइए, शपथ, ओथ।
ओथ। देंगे सुप्रीम कोर्ट जजेस ओथ administered by the प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, मुख्य न्यायाधीश नहीं, राष्ट्रपति दिलाते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, क्लियर है? मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं, है ना, तो इन जजों का जो ओथ सेरेमनी होता है, जो इनका शपथ दिलाया जाता है, तो आप देखेंगे कि इनको शपथ ओथ कौन कराएगा? प्रेसिडेंट कराएगा, है ना। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कभी प्रेसिडेंट नहीं हो अवेलेबल किसी कारणवश, तो फिर प्रेसिडेंट जिस व्यक्ति को नियुक्त करेगा अपनी अनुपस्थिति में, वो आदमी इन लोगों को शपथ दिलाएगा। ठीक है, लेकिन शपथ होने के बाद ही ये अपने पद पर काम करने के योग्य होंगे। बिना शपथ ये कोर्ट में जाकर के काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे ये टेन्योर, कार्यकाल, इनका कार्यकाल क्या होता है? टेन्योर ऑफ जजेस, न्यायाधीशों का कार्यकाल। ठीक है, लिखेंगे कि संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है, लेकिन इस संबंध में कुछ प्रावधान हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स्ड द टेन्योर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, However, it makes the following three provision in this regard. इस संबंध में 3 प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। प्रावधान क्या है? ओके, चलिए नेक्स्ट आइए लिखेंगे, He holds office, he attained the age of 65 years, यह 65 वर्ष की आयु की प्राप्ति तक कार्य करेगा। ठीक है, he holds office until he attains the age of 65 years, है ना। मतलब ये प्रोविजन किया गया है कि महोदय जो सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पे जाएंगे, वो अपने आयु के 65 वर्ष तक काम करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। 65 वर्ष पूरा हो जाएगा तो रिटायर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो चाहे ये, चूंकि न्यूनतम आयु का भी कोई उल्लेख नहीं है, तो चाहे ये जिस एज में सुप्रीम कोर्ट में गए हो, उसके बाद 65 वर्ष जैसे इनका पूरा हो जाएगा, इनका विदाई समारोह हो जाएगा वहां से, है ना। मतलब कि इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और इनकी सेवानिवृत्ति हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, he can resign his office by writing to the president, राष्ट्रपति को लिखित रूप से देके ये इस्तीफा दे सकते हैं।
राष्ट्रपति को अपने लिखित हस्ताक्षर के माध्यम से इस्तीफा दे सकते हैं। He can resign his office by writing to the president. ठीक है, तो इनकी जब मर्जी होगी, अगर ये काम कर रहे हैं, काम करते करते इनको मन किया कि यार अब हो गया, अब मन में वैराग्य उत्पन्न हो रहा है, होता है ना, मन में आदमी को वैराग्य आ जाता है कभी कभी, होता है ना, वैराग्य समझते हैं, जब आदमी को ये लगने लगे कि दुनिया में जो कुछ भी है सब दिखावा है, मोह माया है, वास्तव चीज तो ईश्वर के सानिध्य में है ना, उसको कहते हैं वैराग्य का भाव उत्पन्न होना। लेकिन सामान्य तौर पे हम लोग जिस समय में हैं, हर 2-4-10 दिन पर ही वैराग्य का भाव उत्पन्न होता होगा कि सब मोह माया है ना, इस छोड़ दे, क्या कर रहे हैं, अंतिम में तो मरना ही है, निश्चित है, तो ईश्वर का शरण में चलते हैं, है ना। लेकिन दिक्कत है कि ई वाला भाव तब उत्पन्न होता है जब कोई इंसिडेंट होता है साथ में ना, और जब तक इंसिडेंट दिमाग पर प्रभाव रहेगा उस घटनाक्रम का, तब तक लगेगा यार अब क्या कर रहे हैं, अब इस सब चीज का कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर मालूम चला कि 3 दिन बाद दूसरा मैटर शुरू हो गया, फिर आनंद आ रहा है। अंदर इस बात का डर भी है कि आनंद आगे जाके कष्टकारी होने वाला है, क्योंकि क्षणिक आनंद है, क्षणिक आनंद तो कष्टकारी होगा ही बात भविष्य में जाकर के आपके लिए। लेकिन दिक्कत क्या है, हम मानव थोड़ा महत्वाकांक्षी टाइप का होता है, सोचता है अभी जो मिल रहा है उसको लेते हैं, बाद में इसके साइड इफेक्ट आएंगे तो देखा जाएगा, है ना। लेकिन साइड इफेक्ट्स जब आना शुरू होता है तब वैराग्य का भाव मन में उत्पन्न होता है सामान्य तौर पे। तो अब इस पद पे कोई है, मन में आ गया कि यार कुछ नहीं, अब हम चले, तो चाहे तो बीच में ही रिजाइन कर सकते हैं, राष्ट्रपति को अपना लिखित रिजाइन देते देंगे और रिजाइन करके फ्री हो जाएंगे, अपना पद छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, इन्हें इनके पद से हटाया भी जा सकता है। ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, इन्हें इनके पद से हटाया भी जा सकता है। ठीक है, इन्हें इनके पद से हटाया भी जा सकता है। He can be removed from his office by the president on the recommendation of the parliament, by the president on the recommendation of the parliament, इन्हें इनके पद से हटाया भी जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा संसद के सिफारिश के पश्चात, संसद के सिफारिश के पश्चात। ठीक है, ओके, इनको हटाया जा सकता है, लेकिन कब हटाया जाएगा, तो संसद के सिफारिश के पश्चात। ठीक है, चलिए, तो योग्यता, शपथ और कार्यकाल। ठीक है, अब आ जाइए रिमूवल ऑफ जजेज, इस जजेज को हटाया कैसे जाता है ना, इनके हटाने का क्या प्रोसेस है। तो रिमूवल ऑफ जजेस, ठीक है। अब देखिए इनको कैसे हटाया जाएगा, तो इनको लगभग वैसे ही हटाया जाएगा जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है, महाभियोग लगा करके, या उपराष्ट्रपति को हटाते हैं, तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाएंगे, है ना। लेकिन यहां पे आप देखिए कि इनको हटाने के 2 कारण हो सकते हैं, है ना, इनको इनके पद से हटाने के 2 कारण हो सकते हैं, है ना। ही कैन बी रिमूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ 2 कॉजेज, है ना, 2 कारणों से इनको इनके पद से हटाया जा सकता है, लिख लेंगे 2 कारण से। 2 कारण क्या है, पूछ लेता है कभी कभी, वो कारण कौन कौन सा है भाई। तो पहला कारण है असक्षमता, इनकैपेसिटी,
असक्षमता। ठीक है, असक्षमता एंड दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर ना, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, दुर्व्यवहार, व्यवहार समझता है ना, गलत व्यवहार करना किसी के साथ, गलत आचरण करना। ठीक है, तो यदि सुप्रीम कोर्ट के किसी जजेस पर यह प्रूव हो गया कि इन्होंने किसी के साथ मिसबिहेव किया है, दुर्व्यवहार किया है, ठीक है, और इन कैपेसिटी, कुछ ऐसा काम कर दिया कि अब काम करने में सक्षम ही नहीं हो सकते हैं, है ना, तो इन दो ग्राउंड पे इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। तो इनको हटाया जाएगा पार्लियामेंट के स्पेशल मेजोरिटी से, विशेष बहुमत से, है ना। पूरा लाइन लिखेंगे कि अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से हटाए जाएंगे, हटाए जा सकते हैं, हटाए जा सकते हैं बाई एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, बाई एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से हटाए जा सकते हैं राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा। द प्रेसिडेंट कैन इशू द रिमूवल ऑर्डर, द प्रेसिडेंट कैन इशू द रिमूवल ऑर्डर only after an address, only after an address, parliament has been presented, parliament has been presented to him in the same session, in the same session for such removal, in the same session for such removal. ओके तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए संसद के द्वारा प्रस्ताव पास होना चाहिए। संसद के द्वारा प्रस्ताव पास होने के बाद ही, ऐसे लिखेंगे, लेकिन संसद के द्वारा प्रस्ताव पास होने के बाद ही, एक ही सत्र में, सेम सेशन, एक ही सत्र में, ठीक है, एक ही सत्र में इन्हें हटाया जा सकता है संसद के द्वारा पास एक ही सत्र में, संसद के द्वारा पास एक ही सत्र में। राष्ट्रपति तो इनको हटाएंगे, राष्ट्रपति कहां से ऑर्डर निकलेगा, लेकिन राष्ट्रपति ऑर्डर तभी निकालेंगे जब पार्लियामेंट ऐसा आदेश पास कर देगी कि निकाल दो ऑर्डर, अब हो गया मैटर खत्म, है ना। मतलब राष्ट्रपति अपने मर्जी से नहीं हटा सकते हैं, हटाने वाले लेटर पर राष्ट्रपति का साइन होगा, लेकिन राष्ट्रपति का बाद साइन, वो मोहर तब लगेगा जब पार्लियामेंट ऐसा प्रपोजल पहले पास कर देगी कि भाई अब हमको इनको नहीं रखना है, इनको हटा दीजिए। तो ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति हटाता है, लेकिन संसद के सहमति के बाद, संसद के द्वारा प्रस्ताव पारित हो जाता है तब। और ये जो प्रस्ताव पारित होता है ये स्पेशल मेजोरिटी से पारित होता है ना। कि इट्स प्रपोजल सपोर्टेड बाय द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। ये संसद के विशेष बहुमत से समर्थित प्रस्ताव होना चाहिए, संसद के विशेष बहुमत से समर्थित प्रस्ताव होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए
बात समझ में आई? स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, दोनों हाउस से अलग अलग, ध्यान रखेंगे, दोनों हाउस से अलग अलग, लोकसभा से अलग, राज्यसभा से अलग, दोनों जगह से प्रोसेस अलग अलग पास होना चाहिए, है ना। और इसकी चर्चा कहां पर है? तो द जज इंक्वायरी एक्ट 1968, संविधान में सब नहीं लिखा हुआ है, इसके लिए अलग से प्रोविजन बनाया है संसद ने, उसका नाम है द जज इंक्वायरी एक्ट 1968, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, द जज इंक्वायरी एक्ट। जांच अधिनियम 1968, जज इंक्वायरी एक्ट 1968, ठीक है। ओके, तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? अब नोट करके एक बात लिखिएगा कि नो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन इम्पीच्ड सो फार, नो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन इम्पीच्ड सो फार, अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को, अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया गया है, इस प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया गया है। इज दैट क्लियर? अब देखिए, लेकिन कुछ जजेज ऐसे रहे हैं जिनके संबंध में ऐसा प्रोसेस शुरू किया गया लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। तो वो जजेस कौन थे? जिनके लिए प्रोसेस हुआ लेकिन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया। हाँ, कौन? बोलिए। बोलते बोलते सहम गया जाता है, गलती बुला देते हो। हाँ, तो गलती बुला देते तो बुला देते हो। है भोजन का आइटम सब तो याद होगा। बिल्कुल, गुड गुड, यही बात मैंने बताया था, सही बताया आपने कि तो एक तो हो गया दीपक मिश्रा साहब, इन पे प्रोसेस शुरू हुआ था लेकिन प्रोसेस, अपने दिमाग का बड़ा जालिम चीज है दिमाग, मतलब का चीज जल्दी याद नहीं करता है। आप बिना मतलब का चीज एकदम ध्यान में हमरा की कहलू 3 साल नहीं 30 वर्ष तक याद रहेगा। बचपन में ना एक घटना घटा था मेरे साथ, हमने उसको देखा था, उसने हमको देखा था। अब ये वाला मैटर अब बुढ़ापा तक याद रहेगा, ये मैटर बुढ़ापा तक याद रहेगा। यहाँ जवानी में का बात तुरंत भुला जाता है आदमी। नहीं 3 दिन पहले क्या पढ़े, अभी नहीं कि क्या बोले थे सर जी उस दिन, वो वाला बतवा दिमागवा डिवाइस लोड नहीं लेता है। तो दिमाग को इतना शार्प बनाना है कि हर बात को लोड करे और जो निगेटिव बात है उसको नहीं लोड करे, उसको निकाल दे। लेकिन आप देखिए कि दिमाग का ऐसा डिवाइस है कि गलत चीज को तुरंत कैप्चर करता है, उसको रिविजन करने का जरूरत नहीं है। बहुत सारा बात होगा ना आपके जीवन में, इसको रिविजन करने का जरूरत नहीं है, वो याद है। उसको नहीं कहिए कि याद कर लेते, रुको आज डायरी खोल के देख लेते हैं कि क्या बोला था हमको, रिविजन ऐसे ही याद है, जीवन भर याद रहेगा। हम जो पढ़ने वाला मैटरवा है, एक तो खुद रिवीजन नहीं होता है और 2-4-10 बार रिवीजन कईयो लिए तो मैटर याद नहीं रहता है। राष्ट्रपति लिखित रूप से, राष्ट्रपति को यह लिखित रूप से इस्तीफा देगा, यह दिक्कत ना है। हाँ? तो ये तो उसके स्वविवेक पर निर्भर करता है, लेकिन ये तो दे ही सकता है ना। सिचुएशन मान लो सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, आप इस्तीफा देने को तैयार हैं, तो कैसे मान लेंगे भाई? जिस दिन आ जाएगा आदमी आपके काम के लिए, जब आप काम, आपके जाने से कोई काम इंपैक्ट नहीं होगा, तो उस दिन आपका इस्तीफा स्वीकार कर लेंगे। अब काम बढ़ा हुआ है, अब लड़ाई लग गया बॉर्डर पर, आप कह रहे हैं कि अब हम रिजाइन देंगे, क्या?
एनी टाइम काम रहता तो जज भी तो रहते हैं। अब मान लीजिए जजे नहीं है, काम बढ़ा हुआ है और उसमें कोई कह रहा है कि हम इस्तीफा देंगे, तो अननेसेसरी कंडीशन में अगर आप दे दीजिएगा इस्तीफा, तो ऐसे में तो आपको इस्तीफा रोक दिया जाएगा। वो हर जगह पे, खाली वहीं पे नहीं है। आप अधिकारी भी बन जाइएगा, अधिकारी बनने के बाद भी आप सोचिए कि आप इस्तीफा दे दिया तुरंत आपका रिजाइनिंग हो जाए, मुश्किल है। एक्सेप्ट नहीं करेगी सरकार व्यवस्था, तो नहीं होगा जब तक वो एक्सेप्ट ना करे। तो आपको वैलिड रीजन बताना पड़ेगा, सरकार को लगेगा कि हाँ ये रीजन सही है, तब उस रीजन पर वो विचार करेगी, तब वो आपका एक्सेप्ट करेगी। कहीं पर भी है कि आप इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन सामने से जो अथॉरिटी जिसने आपको रखा है वो स्वीकार करता है कि नहीं करता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। वो स्वीकार करेगा तभी वो आपका माना जाएगा कि आपका इस्तीफा हो गया। नहीं स्वीकार करेगा तो ऐसे ही पेंडिंग पड़ा रहेगा, है ना। और ये सिचुएशन सरकार देखेगी कि सिचुएशन ऐसा है कि नहीं। अब आप अपनी इच्छा के हिसाब से थोड़ा ना महतो जी का दलान है, नौकरी ना है, अब गए आप खाली करके चलाइएगा। इसलिए कहते हैं कि नौकरी होना मुश्किल है, हो गया तो वहां से निकलना उससे ज्यादा मुश्किल है। एक बार जब जॉब हो गया तो वहां से चाहे सरकार आपको निकालना चाहे, चाहे आप स्वयं निकलना चाहे, मुश्किल है। सरकार भी निकालना चाहेगी, आप कोर्ट चल जाइएगा, फिर कोर्ट मामला को खींच देगा। आप इस्तीफा देना चाह रहे हैं, सरकार एक्सेप्ट नहीं करेगी, सरकार कह देगी कि नहीं हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और जब तक एक्सेप्ट करेंगे नहीं तो आपका इस्तीफा मान्य नहीं होगा। तो ऐसे में लोग क्या करता है, छुट्टी पर चल जाता है, छुट्टी ले लेगा, बोल देगा हमको इतना दिन का छुट्टी चाहिए, छुट्टी पर चल जाएगा, नो वर्क नो पे। फिर अंतिम में सरकार को लगेगा कि यार तो कामों नहीं कर रहा है, ऐसा कोई मतलब नहीं है, तो फिर सरकार को लगेगा कि हटाओ भाई इसको फिर तब। या फिर अनुशासनहीनता बहुत कर रहे हैं आप, तो सरकार खुदे आजीज पाके हटा देगी। देखो है ना, अभिषेक कुमार हो गया उनका इस्तीफा। कलेक्टर साहब मूवी बनाने में ज्यादा ध्यान दे रहे थे ना, वेब सीरीज में ज्यादा काम कर रहे थे, हीरो हीरोइन सबके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, है ना। तो सरकार ने कह दिया कि काम करिए, आप वहीं रहिए, इधर मत आइए। वो भी कहाँ, उत्तर प्रदेश कैडर, योगी आदित्यनाथ की सरकार। अब वहां आप शूटिंग कर लीजिएगा ना भला, वो आदमी सबका ध्यान रखता है कि कौन क्या कर रहा है, कोई बचेगा नहीं उसके नजर से जी। सरकार ऐसा ही होना चाहिए, व्यवस्था संभालने वाला व्यक्ति ऐसा ही होना चाहिए। लुंज पुंज आदमी व्यवस्था नहीं संभाल सकता है, व्यवस्था संभालने वाले में स्ट्रिक्टनेस होना जरूरी है। पिताजी का इमेज कठोर क्यों रहता है जी? पिताजी ऐसा तो नहीं कि कठोर है, राक्षसी प्रवृत्ति के आदमी हैं, वो भी मानते हैं। जीवन में कोई बहुत बड़ा घटना घटता है तो पिताजी का याद आता है हम लोगों को, क्योंकि बड़ा सपोर्ट सिस्टम है हमारे साथ। लेकिन वो हमेशा स्ट्रिक्ट रहते हैं, क्यों? ताकि आप अपने कायदे से रहें। माता जी भी लुंज पुंज, माता जी तो बच्चा का गलती स्वीकार नहीं करती है। माता स्वीकार करती है, माता मानती नहीं कि मेरा बेटा गलती कर सकता है, मां नहीं मानती जी। अपने समझा देगी, अपने मानेगी, लेकिन दूसरा कोई कहेगा ना तो नहीं मानेगी। अब पिताजी दूसरा को खाली कह दिया ना तो तुरंत उपाय कर देंगे, उससे उतने बतवे पे उपाय कर देंगे खाली। तो पिता स्ट्रिक्ट होते हैं, दिखाते हैं अपना स्ट्रिक्टनेस। क्यों दिखाते हैं? ताकि आप ठीक से रहें, आपका जो जीवन है वो ठीक से चले। शासक को हमेशा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। शासक स्ट्रिक्ट रहेगा तो उसके व्यवस्था को लोग आराम से मानेंगे। अगर शासक ही लुंज पुंज हो गया तो कोई आदमी उसकी व्यवस्था को नहीं मानेगा, और ऐसे में व्यवस्था खराब हो जाएगी, है ना। इसलिए शासक को स्ट्रिक्ट होना जरूरी होता है। बहुत बार शासक इस बात की एक्टिंग भी करता है कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूं, रीजन ताकि जनता उसको सीरियस ले, परिवेश और परिस्थिति के अनुसार। नहीं तो जनता क्या मजाक बना के देगी, कोई बात नहीं, कोई नहीं, काम नहीं कर रहे थे, ड्यूटी लगता था, ड्यूटी के बदले चले जाते थे शूटिंग करने के लिए। सरकार ने कहा रुको तुम्हारा विदाई समारोह कर देते हैं। सरकार ने विदाई समारोह का आयोजन कर दिया और कह दिया कि भाई परमानेंट लीव पे जाओ। तो कहने का मतलब यह है कि आप जब इस्तीफा देते हैं तो चाहे जुडिशरी के लोग हों या किसी भी सिस्टम के लोग हों, जब तक व्यवस्था आपके रिजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपका रिजिग्नेशन नहीं होगा। आप भले ही अपनी तरफ से रिटर्न करके आपने दे दिया, ठीक है, उधर से एक्सेप्टेंस मिलने के बाद ही वो वैलिड माना जाता है कि आपका रिजिग्नेशन हो गया है। ठीक है, प्रोसीड। तो लिखेंगे कि इंपीचमेंट मोशन ऑफ जस्टिस वी रामास्वामी, जस्टिस वी रामास्वामी एंड द जस्टिस दीपक मिश्रा
were defeated in the parliament, were defeated in the parliament. न्यायाधीश वी रामास्वामी और न्यायाधीश दीपक मिश्रा का प्रस्ताव संसद में गिर गया था, संसद में गिर गया था। गिर गया था मतलब कि पास नहीं हो पाया, है ना। संसद में कहते हैं प्रस्ताव का गिर जाना, गिर गया मतलब कि पास नहीं हुआ, पास हो जाना मतलब कि पास हो गया। तो 2 जजेस के मामले में अभी तक मामला पार्लियामेंट में गया है, लेकिन दोनों में से कोई पास नहीं हो पाया, है ना। ना ही बी रामास्वामी का मैटर और ना ही दीपक मिश्रा का मैटर। बी रामास्वामी का मैटर है 1991 से 93 के बीच का, और दीपक मिश्रा साहब का मैटर है 2017 से 18 का। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत? चलिए, तो ये था रिमूवल का मैटर। ओके, नेक्स्ट आइए सैलरी एंड अलाउंसेस, वेतन और भत्ता। वेतन और भत्ता, तो वेतन भत्ता देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, यहां तक किसी को दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना?